हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों साइबर अपराध के बारे में। दोस्तों बताएंगे यूपीएसआई के मूल विधि में जो सब अध्याय हैं उसमें से बहुत सारे जो सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार में हम अपलोड वीडियो कर चुके हैं। इससे पर देखिए आप लोग दिखा दें यूपीएसआई के मूल विधि संविधान में मूल विधि के अंतर्गत जो वीडियो अपलोड किए हैं। देखिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए यूपीएसआई मूल विधि फुल वीडियो के फोल्डर बना हुआ, इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए पहला ये देखिए अपलोड किया सूचना का अधिकार है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है आईटी एक्ट जो अधिनियम होता है वो डाले हैं। फिर यूपीएसआई मूल विधि भारतीय दंड संहिता डाले हैं। फिर देखिए इसमें इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। फिर इसके बाद दहेज प्रतिशत अधिनियम डाले हैं वीडियो, मोटरयान अधिनियम है। ये प्रमुख धाराओं के बारे में बताएं दोस्तों। देखिए ये यूपीएसआई का मूल विधि का ये फोल्डर बना हुआ है और आगे हम अपलोड करने जा रहे हैं साइबर अपराध। दोस्तों चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि साइबर अपराध होता क्या है, किसको साइबर अपराध कहते हैं। दोस्तों साइबर अपराध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसमें बताएंगे। देखिए जो पहला पॉइंट है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट है हैकिंग। दोस्तों हैकिंग जो है आपका इस साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। इसमें आपस की प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कंपनी के लोगों द्वारा परस्पर एक दूसरे की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकर की सेवाएं ली जाती है। दोस्तों तो इस तरह से जो वर्क होता है उसको हैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साइबर कूटरचना। साइबर जो कूटरचना होता है इसके अंदर कह रहा है कि जब कूटरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है तो इसे साइबर कूटरचना के नाम से जाना जाता है। ये साइबर कूटरचना के अंतर्गत आता है, ये भी एक साइबर अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि वित्तीय अपराध। दोस्तों फाइनेंशियल जो क्राइम है, ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। ये सब क्या आता है, वित्तीय अपराध होता है। जो मनी के ऊपर इफेक्ट डालता है, पैसे के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसको फाइनेंशियल क्राइम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि बौद्धिक संपदा अपराध। दोस्तों देखिए बौद्धिक संपदा अपराध क्या होता है। कह रहा है कि ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गाइड और ट्रेडमार्क डिजाइन इत्यादि से संबंधित होते हैं। दोस्तों जो बौद्धिक संपदा अपराध है, जैसे कॉपीराइट जो होता है उसके ऊपर यदि क्राइम होता है, पेटेंट के ऊपर क्राइम होता है, ट्रेडमार्क के ऊपर लोग अपराध कर जाते हैं, डिजाइनर इत्यादि, इस तरह से जो होता है उसको बौद्धिक संपदा अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि ये वायरस आक्रमण। दोस्तों देखिए वायरस जो आक्रमण होता है वो वायरस वार्म अटैक क्या है। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वायरस सामान्यतः एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजकर उसे बाधित करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों जो ये भी एक साइबर अपराध है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस भेजकर उस कंप्यूटर का जो संचालन है उसको रोक दिया जाता है, तो ये भी एक साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। कह रहा है कि इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है जो संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना है। देखिए साइबर जो स्टॉकिंग जो होता है इसमें एक कोई अनजान आदमी फ़ोन करता है, आपको पूछता है आपके बारे में, बैंक के बारे में, एटीएम पिन के बारे में, तो इस तरह से जो आपको कॉल करके जो अपराध करता है आपको अपनी बातों में लेकर आपकी सारी जानकारी पूछ लेगा। जिस तरह से मनी का जो आपके ऊपर मनी का इफेक्ट डाल सकता है, पैसे के बारे में, पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, चोरी कर सकता है, तो जिस तरह से आपका धन भी आपसे हाथ से निकल सकता है। तो इस तरह से जैसे कि
फ़ोन करके अनजान व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपके बारे में पूछता है, पैसे के बारे में पूछता है, पिन के बारे में पूछता है, एटीएम के बारे में पूछता है, तो इस तरह से जो होता है उसको साइबर स्टॉकिंग अपराध कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा से इनकार आक्रमण कह रहा है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर की सामान्यतः क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन प्रवेश कर देता है, जिससे कि उस कंप्यूटर में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर की जो क्षमता है उस क्षमता से अधिक यदि उसमें स्टोरेज हम कर देंगे, भर देंगे कोई डाटा, तो इससे क्या होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, जिस तरह से कि उसको चलने में भी बाधित होने लगता है, चल नहीं पाता है सही से। तो इस तरह से कोई और भी कर सकता है आपके कंप्यूटर के साथ, आपके डिवाइस के साथ, तो ये भी एक अपराध है जो सेवा से इनकार आक्रमण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेटा डिडलिंग क्या होता है, कह रहा है कि शब्द जो है डिडलिंग का अर्थ है ऐंठना या मोड़ना, तोड़ मरोड़ना करना है, इसको कहते हैं। डेटा डिडलिंग का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करना। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि वेब डिफेसमेंट कह रहा है कि वेब डिफेसमेंट का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी कंप्यूटर की वेबसाइट के ओरिजिनल होम पेज पर, देखिए किसी कंप्यूटर के जो वेबसाइट है उसके ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज यानी कि अपना डाल दे, तो इस तरह से भी जो होता है वर्क जो करता है वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, वो वेब डिफेसमेंट के अंतर्गत आता है। ये भी एक क्या है, साइबर अपराध है। आगे चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अवैध वस्तुओं का विक्रय, कह रहा है कि सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिनका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। जैसे कि कोई ऐसी वस्तु है जिस पे सरकार रोक लगाई है, आप उसको इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो ये एक क्राइम है, ये अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑनलाइन जुआ दोस्तों, कह रहा है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है यह एक ऐसा अपराध है जिसमें जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर का वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये एक ऑनलाइन जुआ एक क्या हो गया, ये अपराध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साइबर अश्लील लेखन दोस्तों, कह रहा है कि साइबर जो अश्लील लेखन के अंतर्गत ये आता है कि साइबर अश्लील लेखन वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है दोस्तों। देखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है साइबर अश्लील लेखन। कह रहा है कि महिलाओं या लड़कियों के कामुक और अश्लील चित्र वेबसाइट पर जारी करना, स्त्रियों की नंगी तस्वीर की वेबसाइट बनाना और ब्लू फिल्म बनाना आदि साइबर अश्लील लेखन के अंतर्गत आता है। ये सबसे बड़ा ये व्यवसाय है, ये जो बहुत ये साइबर अश्लील लेखन अपराध के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। कह रहा है कि वेब जैकिंग क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि तरंग वेब जैकिंग किसी वायुयान की हाईजैकिंग या अपहरण की तरह का अपराध है। साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती की मांग करता है दोस्तों, उसको वेब जैकिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों वेब जैकिंग वो है जैसे वायुयान की जो हाईजैकिंग किया जाता है, चाहे कि वेबसाइट को अपने कब्जे में ले ले और उसको छोड़ने के लिए पैसे मांगे, फिरौती का मांग करे, तो वो वेब जैकिंग के अंतर्गत आता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सलामी आक्रमण, कह रहा है कि सलामी आक्रमण का मतलब ये होता है कि इसमें साइबर अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को ऐसी हेराफेरी का आभास ही नहीं हो जाता है, उसको सलामी आक्रमण कहा जाता है दोस्तों। जैसे सलामी आक्रमण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के सॉफ्टवेयर में हम छेड़छाड़ करते हैं, हेराफेरी कर देते हैं और उसको पता नहीं चलता है उस आदमी को, इस तरह के जो अपराध होता है उसको सलामी आक्रमण अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि की लॉगर्स क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है, की लॉगर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ईमेल कपट क्या होता है? जब कपट का अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो इसे ईमेल कपट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्रोजन्स क्या है दोस्तों? कह रहा है कि ट्रोजन एक ऐसी अपराधीकृत प्रोग्राम है जो इस तरह की जारी किया जाता है कि यह बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसे लगे। तो इस तरह से ट्रोजन्स अपराध के अंतर्गत आता है ये। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसमें अलग भी अन्य अपराध, जैसे कि इनसे अलग भी अन्य अपराध हैं, जैसे कि साइबर आतंकवाद, ईमेल बमबाजी, इंटरनेट टाइम चोरी, साइबर मानहानि आदि अपराध कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। ये सब साइबर अपराध है दोस्तों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि साइबर विधि क्या होता है? साइबर लॉ। कह रहा है कि साइबर विधि अंग्रेजी भाषा के दो शब्द साइबर और लॉ से सामान्य अर्थ होता सूचना से संबंधित विधि। सूचना से संबंधित विधि उसको साइबर विधि कहा जाता है। कह रहा है कि सूचना क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या है? कह रहा है कि सूचना कम्युनिकेशन का अर्थ किसी प्रकार की सूचना से है जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन होता है कि आदान प्रदान करना, लोग जो आदान प्रदान करते हैं उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से लोग आपस में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आदान प्रदान करते हैं। कह रहा है कि विधि, कह रहा है कि ला, कह रहा है कि विधि तात्पर्य आचरण के उन नियमों से है जो संबंधित सरकार द्वारा अनुसमर्थित हो। साइबर लॉ ऐसी विधि है जो साइबर स्पेस को शामिल करती है, जो अत्यंत ही विस्तृत है। ये सब साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि साइबर लॉ की उत्पत्ति, ओरिजिनल ऑफ लॉ। साइबर लॉ की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि सूचनाओं की आदान प्रदान को साइबर अपराध की जड़ माना जाता है, क्योंकि इसमें माध्यम से मात्र कुछ सेकेंड ही डेटा, सामान, सेवा इत्यादि आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि साइबर स्पेस की न तो कोई सीमा निश्चित है और न ही इसका कोई विस्तार क्षेत्र निश्चित है। आगे चलते कह रहा है कि साइबर स्पेस किसी देश या किसी व्यक्तित्व संपत्ति नहीं है, यह सभी के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साइबर स्पेस एक अमूर्त विधा है, इसलिए इसको प्राचीन विधाओं से नियंत्रित या विनियमित करना असंभव हो गया है। फिर कह रहा है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के आधिकारिक विकास से प्रतिदिन असीमित संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं और करोड़ों डॉलर का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों, देखिए, कह रहा है कि वर्तमान समय में आधुनिक उपकरणों जैसे कि इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन इत्यादि के द्वारा अपने देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य देश में रुपया या अन्य सामान अपने देश में मंगा सकता है, किसी अन्य देश से भी आंतरिक कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में इतना ये डिजिटल ज़माना हो गया है। आगे नेक्स्ट करते हैं कि अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से करोड़ों डॉलर के सॉफ्टवेयर का व्यापार बिना सरकार की अनुमति और बिना कोई शुल्क या प्रभार अदा किए आसानी से किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि वर्तमान समय में इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर तथा स्टेगनोग्राफिक उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का कोड बदलकर इन्हें ग्राफ में परिवर्तन कर आसानी से विश्व में कहीं भी छिपाया, चुराया, स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, इसके बारे में बताते हैं। सब साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि इस अधिनियम को देखिए, कह रहा है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति KR नारायण 9 जून 2000 को मंजूरी प्रदान किया था। किस अधिनियम को? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कह रहा है कि यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से पूरे भारत में लागू हो गया था। कह रहा है कि इस अधिनियम में कुल 13 अध्याय हैं और क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में कुल 94 धाराएँ हैं
और 4 अनुसूची हैं दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस परीक्षा में आ सकता है कि जो आपका आईटी एक्ट अधिनियम है इसमें कितने अध्याय हैं, धारा है, अनुसूची है। कह रहा है कि पहला जो धारा में कहता है कि संक्षिप्त नाम विस्तृत और लागू होना। कह रहा है कि जो पहला धारा है इसमें बता रहा है कि इस धारा का जो एक्ट अधिनियम है इसका नाम और इसका विस्तार और लागू तिथि दिया गया है पहला धारा के अंतर्गत। आगे चलते हैं। ये तो हो गया है। कह रहा है कि आगे नेक्स्ट कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत अपराध एवं सजा। कह रहा है कि धारा 65 के अनुसार कह रहा है कि कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ करते हैं तो ये धारा 65 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सजा इसमें जो है 3 वर्ष का है, 2 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 66 कह रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित अपराध हैकिंग जो होता है ये धारा 66 के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 3 वर्ष की सजा है और 5 लाख का जुर्माना है। नेक्स्ट तो कह रहा है कि धारा 66 का एक कह रहा है कि सूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये धाराएं सन 2008 में जोड़ी गई। ठीक है। इस धारा के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि छात्र श्रेया सिंघल ने तथा mouthshut.com ने न्यायालय में अपील दायर की। ठीक है। और फिर कह रहा है कि बिल दायर की 24 मार्च 2015 को कोर्ट का फैसला आया कि और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत धारा 66 को असंवैधानिक करार दिया गया अथवा वर्तमान में यह धारा समाप्त हो गया है। पहले लागू था, ये समाप्त हो गया इस समय 24 मार्च 2015 को ही ख़त्म हो गया था, ये 2008 में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि धारा 66 का ई कह रहा है कि एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड दिया जाता है दोस्तों। कह रहा है कि इसमें 3 वर्ष की सज़ा है, 2 लाख का जुर्माना है। फिर कह रहा है कि धारा 66 का एफ कह रहा है कि साइबर आतंकवाद की दोस्तों, जैसे साइबर आतंकवाद वो होता है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से आप अपने देश की जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर आप ऐसे करते हैं जो दूसरे देश से आप आदान प्रदान करते हैं, अपने देश की जो सिक्योरिटी उसको बताते हैं, तो ये सब आतंकवाद के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि सज़ा है आजीवन कारावास इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों, धारा जो 67 कह रहा है कि अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड दोस्तों। ये धारा 67 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 वर्ष या 5 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 वर्ष की सज़ा या 5 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर कह रहा है कि धारा 67 ये कह रहा है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करने के लिए दंड है दोस्तों। ये धारा 67 के अंतर्गत 67 का ए के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो सज़ा इसमें है 67 का ए है, इसमें सज़ा है 5 वर्ष की, 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों की धारा 66 का बी कह रहा है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए दंड दोस्तों। ये धारा 66 के बी के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 5 वर्ष की सज़ा है और 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि सज़ा 5 वर्ष की, 10 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता हो गया। ये 66 का भी बता चुके हैं दोस्तों। ये साइबर अपराध का ये वीडियो था। हम आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। इसी तरह से हम यूपीएसआई का जो है मूल विधि के अंतर्गत जितने भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस को हम इस चैनल के माध्यम से पूरा हम करवाएंगे दोस्तों। इस तरह से 4-5 वीडियो हम डाल चुके हैं प्रीवियस, ये इससे और आगे भी डालते रहेंगे दोस्तों। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।